नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार के चुनावी समर में अब हर दल प्रचार में जुट गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज 4 जनसभाएं की। उन्होंने नीतीश लालू की जोड़ी पर जमकर तंज कसे, जबकि आज से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की तो केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार भी किया। वहीं आपत्तिजनक बयान देने वाले नेताओं पर अब कानूनी कार्रवाई सख्त हो गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि लालू प्रसाद यादव पर एक और एफआईआर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन तमाम बातों के साथ साथ आपको रूबरू कराएंगे बिहार के कुछ बड़े चेहरों से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कई रैलियां, लालू यादव और नीतीश कुमार पर लगाए बिहार को बर्बाद करने के आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की केंद्र सरकार की योजनाओं की तीखी आलोचना, नीतीश कुमार की तारीफ में बांधे पुल। मुजफ्फरपुर की अदालत का लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर का आदेश, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वारंट जारी। बिहार में चौथे दौर की अधिसूचना जारी, 7 जिलों की 55 सीटों के लिए नामांकन का सिलसिला शुरू, 1 नवंबर को मतदान। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी अध्यक्ष ने बुधवार को एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधा और लालू यादव और नीतीश कुमार को बिहार की बर्बादी की वजह बताया। वहीं एनडीए सरकार की तमाम उपलब्धियां भी जनता से साझा की। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ऐसे तमाम वादों के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के 4 अलग अलग इलाकों में जनता को संबोधित किया। उन्होंने सूर्यगढ़ा में महागठबंधन पर निशाना साधा। बिहार की जनता ने 50 साल तक कांग्रेस को मौका दिया, 15 साल तक लालू प्रसाद यादव को मौका दिया, 10 साल तक नीतीश कुमार को मौका दिया, एक बार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर हम अमित शाह ने एनडीए शासन की उपलब्धियां भी एक एक कर गिनवाई, जिसमें बिहार को दिए विशेष पैकेज का भी जिक्र रहा। एक ही साल के अंदर मोदी जी बिहार के विकास के लिए पैकेज लेकर आए। कितने रुपए का पैकेज है अभी बताओ मुझे? 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर मोदी जी। आरक्षण मुद्दे पर भी अमित शाह ने बीजेपी के रुख को एक बार फिर स्पष्ट किया। उनकी माने तो उनकी पार्टी आरक्षण के समर्थन में है और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने शेखपुरा, सूर्यगढ़ा, परबत्ता और सराय रंजन में बुधवार को 4 जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब पार्टी उपाध्यक्ष ने बिहार में प्रचार का आगाज कर दिया है। राहुल गांधी ने आज 3 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की। कभी ये सूट पहनेंगे, कभी दूसरा सूट पहनेंगे। नीतीश जी को आपने सूट में देखा है कभी? बूट पहनते हुए देखा है कभी? कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतरे। जितनी भी फोटो आपको दिखाई देंगी, उन्होंने बरबीघा की रैली में यूपीए के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, सूचना का अधिकार लाए, तो वहीं नरेंद्र मोदी के वादों पर निशाना भी साधा। बैंक अकाउंट में डाल के दिए। मोदी जी आपके पास आए और उन्होंने आपसे बहुत वायदे किए थे। हर गरीब व्यक्ति, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। कोई यहां पे है जो हाथ उठा के कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिए? राहुल गांधी ने बीजेपी को बंटवारा करने वाली पार्टी करार दिया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के 7 पॉइंट प्रोग्राम की काफी सराहना की। पूरा समर्थन देंगे। नीतीश जी ने कहा है
7 पॉइंट का जो प्रोग्राम है उनका, शिक्षा का, पानी का, स्वास्थ्य का, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम का वायदा किया और इसलिए ये इसको लागू करने वाले हैं और इसमें हम उनका पूरा समर्थन देंगे। राहुल गांधी ने बुधवार को बछवाड़ा, बरबीघा और चेनारी में 3 जनसभाएं की। आने वाले कुछ दिनों में सूबे के कई और इलाकों में उनकी कई रैलियां प्रस्तावित हैं। चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। एनडीए पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसते हुए काला धन वापस न लाने पर भी निशाना साधा और लोगों से महागठबंधन को जिताने की गुजारिश की। रोहतास से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और सीधे चलते हैं पटना, जहां से वरिष्ठ पत्रकार निवेदिता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निवेदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे ये बताइए कि जो राहुल गांधी की वापसी हुई है, संभवतः जो चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद उनकी ये पहली रैली थी, क्या राहुल गांधी की आमद से महागठबंधन में आप एक नई जान देख रही हैं? खासतौर से जिस तरह से विरोधियों का निशाना रहा है महागठबंधन, लालू प्रसाद यादव के जो तमाम एपिसोड्स हुए, उससे लग रहा था कि महागठबंधन फिलहाल बैकफुट पर है और बीजेपी इसका कोई मौका नहीं छोड़ रही थी घेरने का। लेकिन क्या राहुल गांधी की आमद से आप देख रहे हैं कि नई जान आई है? बिल्कुल, कोई भी अगर बड़ा नेता आता है तो उसका असर तो पड़ता है और राहुल गांधी आए हैं या सोनिया आई तो उसका एक बिहार पर एक अच्छा असर पड़ा है और महागठबंधन को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। ये इस बात से पता तो चल ही रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार यहाँ सभाएं कर रहे हैं। तो वैसी सूरत में जो गठबंधन के बड़े नेता हैं उन्हें बिहार आने से इस ज़रूर उनको फ़ायदा होगा और एक नई तरह की राजनीति भी इस दिशा में काम करेगी, क्योंकि खास करके जब आप देखें कि कांग्रेस बिहार के अंदर बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, फिर भी कांग्रेस का एक असर तो है ही बिहार। मैं यही पूछ रहा था आपसे वैसे कि महागठबंधन की अगर महागठबंधन के पूरे कुनबे की बात की जाए तो पॉलिटिकली रूप से कांग्रेस टेल एंडर की भूमिका में है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जो चेहरे हैं वो बड़े हैं? भले ही सीट शेयरिंग में कम हो, बंटवारे में कम हो सकता है उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज्यादा ना हो अगर वो चुनाव जीतते भी हैं तो, लेकिन जो फेसेस हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी या बड़े जो चेहरे हैं, क्या वो फेस महागठबंधन के लिए जरूरी हैं, ज्यादा अहमियत रखते हैं? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि राजनीतिक रूप से सोनिया गांधी और राहुल की जो छवि है देश भर में और ख़ास तौर पे बिहार में, उसका फ़ायदा तो ज़रूर गठबंधन को जाएगा। और जिस तरह की राजनीति चल रही है उसमें कांग्रेस का आना और उनके सांगठनिक स्थिति को भी इससे ज़रूर बल मिलेगा। भले ही कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर लगातार यहाँ वो कैंपेन में शामिल होते हैं तो इसका असर बिहार की जनता पे पड़ेगा और पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें कि उनकी सभाओं में भी जो दिख रहा है भीड़ अच्छी हो रही है, लोगों को अपेक्षाएं हैं कांग्रेस से। और जिस तरह से बिहार की राजनीति में जाति जैसे मुद्दे हैं, धर्म जैसे मुद्दे शामिल किए जा रहे हैं, वैसे में कांग्रेस जो नए ढंग से जो बातचीत कर रहा है उसका एक जरूर पॉजिटिव असर पड़ेगा, मैं समझती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी हमसे बातचीत करने के लिए। और बहरहाल ये देखना ज़रूर होगा कि राहुल गांधी भीड़ तो खींच रहे हैं, सोनिया गांधी भी भीड़ ज़रूर खींच पा रहे हैं, लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगा या नहीं, और महागठबंधन को इसका कितना फ़ायदा होगा, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रही AIMIM के नेता और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ओवैसी पर किशनगंज की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल का आरोप है। किशनगंज पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के द्वारा एक जनसभा किया गया था। जनसभा में अपने भाषण के दौरान उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई करनी होती है, तो उसी के अंतर्गत गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर की अदालत ने RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी FIR के दर्ज
करने के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश मोहम्मदपुर थाने को दिया गया है। लालू प्रसाद यादव पर बीफ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव पर जातिगत बयान और अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपशब्द बोलने पर भी अमित शाह पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिहार चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे के नाम पर एकजुट 6 पार्टियों में टकराव की स्थिति उस वक्त सामने आ गई जब बुधवार को समाजवादी पार्टी ने 146 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। गठबंधन में बनी सहमति के मुताबिक उन्हें 85 सीट पर लड़ना था। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो अपने साथी पार्टियों के उम्मीदवारों से फ्रेंडली फाइट के तौर पर लड़ेगी। दरअसल महागठबंधन में सहमति न बनने से समाजवादी पार्टी ने अलग लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पप्पू यादव की जनाधिकार पार्टी और बाकी 3 घटक दलों के साथ मिलकर एक सेक्युलर फ्रंट बनाने की घोषणा हुई थी। बिहार के सियासी रण में चौथे दौर के लिए आज नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे भरे जाएंगे। वहीं तीसरे दौर के लिए कल तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के बीच बुधवार को चौथे दौर के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया का आगाज हो गया। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे दौर के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार के चुनावी रण में चौथे दौर में 7 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सिवान और सीतामढ़ी की 8-8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। चौथे दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस दौर में सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार के चुनावी घमासान में सभी पार्टियां अपने अपने जीत का दावा कर रही हैं। महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस का दावा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास किया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता शिशिर चौबे से खास बातचीत में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अभी राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद साहब। उनसे हम बात करते हैं कि उनका मीटिंग कैसा रहा और क्या देख रहे हो बिहार चुनाव के मद्देनजर। मैं 2 दिनों से हूं बिहार के इंटीरियर इलाके में। कल भी 2 पब्लिक मीटिंगें की थी, आज 4 पब्लिक मीटिंग की और इसमें दूसरी हमने कांग्रेस की भी पब्लिक मीटिंगें की, आरजेडी की भी की, जेडीयू की। लेकिन आजाद साहब, इस बार भी चुनाव में फिर ये चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा जाना था, लेकिन ये चुनाव फिर अगड़ों पिछड़ों, बैकवर्ड फॉरवर्ड, धर्म जाति ये होने लगा। क्या लगता है कि विकास का मुद्दा बिहार में है ही नहीं? अब ये विकास का अगर मुद्दा है तो विकास पुरुष तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर कहेंगे तो यूपीए गवर्नमेंट में जितना विकास हुआ है देश में उतना तो कभी भी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। और जितना बिहार के अंदर जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके वक्त में जितना विकास हुआ इतना कभी हो नहीं सकता है। आखिरी सवाल है कि आप अभी लालू जी के पास गए थे, उनसे मिलकर आए, कुछ नाराजगी की भी बातें आ रही हैं कि साथ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्या बातें हुई? महागठबंधन पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा चुनाव में लड़ रहा है। ये एक चीज है, एक ही आदमी बार बार जब पूछते हैं तो बहुत तंग आ जाता। लालू जी हम बहुत पुराने दोस्त हैं, आज से नहीं, हम कई सालों से, कई दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, पार्लियामेंट में भी इकट्ठे रहे हैं और हमारा आना जाना कोई नई बात नहीं है और न बिल्कुल नाराज हैं। निश्चित तौर पे एक व्यवहारिक मुलाकात रही। व्यवहारिक मुलाकात है जहाँ हमारे वो अलाई है और अलाई डट के रहे। मैं कल स्पष्ट कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक खामखा में मुद्दा बना दिया है कि इकट्ठे नहीं होते। अभी जो गांधी मैदान में रैली हुई थी तो उसमें कौन था? उसमें सोनिया गांधी थी,
उसमें लालू प्रसाद यादव थे, उसमें नीतीश कुमार थे। क्या आप बिहार में मान रहे हैं कि इसमें तो शुरुआती पूरी कैंपेन भी कहीं गली और कोचे से नहीं हुई थी या कमरे से, गांधी मैदान से एक ही मंच से भाषण हुए। उसके बाद अब दोबारा रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है। बिहार में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। रिजर्व बैंक समेत विभिन्न हलकों की वाहवाही से उत्साहित स्वयं सहायता समूह बिहार में विस्तार की तैयारी में हैं। साथ ही कई नेताओं ने भी स्वयं सहायता समूहों को विस्तार को चुनावी मुद्दा बनाया है। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आज हम अपना तो इस तरीका से एसएजी मेरा करके अपना स्थिति को बदल दिए हैं, तो साथ ही साथ जितना हमारे साथ दीदी हैं उनके लिए भी सोचे कि उसका भी स्थिति हम बदलेंगे। स्व सहायता समूह के जरिए खुशहाली की इबारत लिखने वाली नौशाद अब अपने जैसी दूसरी महिलाओं की जिंदगी बदलने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन गया जिले की सेखवारा गांव की रहने वाली नौशाद के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। नौशाद ने जब स्व सहायता समूह से जुड़ना चाहा तो पति ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि घर से निकालने की धमकी तक दे डाली, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा और आखिरकार जब उधार चुकाने के लिए स्व सहायता समूह से 20,000 का कर्ज दिया तब पति को नौशाद के इस फैसले की अहमियत का एहसास हुआ। नौशाद आज खुश हैं और ये बताते हुए गर्व महसूस करती हैं कि उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं। पहले हमारी एक बच्ची पैदा हुई तो पैदा होने के बाद उसके इतना यानी ऊपर वाला मुसीबत दे दी, दुख दे दी उसको इतना कि हम डॉक्टर से इलाज नहीं उसको कर पाए। आज तक पूरी का पूरी हम अपना सपना को पूरा किए। आज जैसा चाहे मन चाहा बाल बच्चे को पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में 3 बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं। स्व सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण की ये कहानी यही नहीं रुकती। राज्य भर में 2 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जुड़कर करीब 80 लाख महिलाएं फायदा उठा रही हैं। यहाँ महिलाएं अगरबत्ती बनाने से लेकर सामूहिक बचत भी करती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर साहूकारों से कर्ज ना लेना पड़े। तो 20 रुपये करके यानी सैकड़ा ही जरूरत पर जब तबीयत खराब या और कोई समस्या है तो मिलता था। अगर 500 लिए तो उसको 200 रुपया सूद हो जाता था। कई स्व सहायता समूह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार भी इन समूहों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सभी दलों के नेता भी चुनाव जीतने पर स्व सहायता समूहों के विस्तार के लिए काम करने का भरोसा दिला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रोग्राम और प्रोसेस जो रहेगा उन लोग का, हम लोग उस प्रोसेस में उस स्टेपिंग में हम लोग हर कदम में मदद देंगे। जीतेंगे तो सबसे पहला कोई काम अगर मेरा मिशन होगा, मेरा कोई काम होगा तो औरतों के लिए अगरबत्ती का जो काम है उसके लिए, उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम सरकार में आवाज उठाएंगे। स्व सहायता समूहों से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली तो इसका असर वैचारिक आजादी पर भी नजर आने लगा। आर्थिक निर्भरता के साथ इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है और सबसे जरूरी है राजनीतिक चेतना। अब ऐसा कहना गलत होगा कि ये महिलाएं सिर्फ वो बटन दबाती हैं चुनाव के दौरान जो उनके पति उनसे कहते हैं। आज इनकी स्वतंत्र राजनीतिक सोच है। बिहार से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बिहार के चुनावी समर में 6 वामपंथी पार्टियां मिलकर ताल ठोक रही हैं। वामपंथी पार्टियों का दावा है कि उनका गठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाने में अहम किरदार निभाएगा। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह श्योराण ने सीपीएम प्रदेश सचिव अवधेश कुमार से सियासी समीकरणों पर खास बातचीत की। हमारे साथ सीपीएम बिहार स्टेट के सेक्रेटरी अवधेश कुमार जी हैं। सर, पूरी तैयारी कर ली है फिर बीजेपी को जिताने की? बीजेपी हारेगी और वाम ही उसको हराएंगे। ये पहली दफा बिहार में है 6 वाम दल इकट्ठा होकर के चुनाव मैदान में, और वाम दल ने बिहार में सामंती अत्याचार के खिलाफ, कृषि संकट के खिलाफ, सामाजिक जो अत्याचार होते हैं इन सवालों को लेकर के लंबा संघर्ष किया है। आपका तो सर वोट बैंक वही है जिसकी लड़ाई नीतीश कुमार, लालू यादव या फिर अब मुलायम सिंह यादव और दूसरे पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी का वोट बैंक और आपके वोट बैंक में तो एक डिफरेंस है ही।
लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह, इन्होंने बहुत ही निराश किया है। जो दलित हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो पिछड़े हैं, जिनकी बात ये करते हैं, आज वो इनसे बहुत निराश हैं। लोकसभा में चुनाव में तो वाम दल को नकार ही रहे हैं लोग, उनकी जो लोकप्रियता है वो कम होती जा रही है। देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में काफी अंतर है, और ऐसे भी लोकसभा चुनाव हुए करीब 16 महीने बीत गए। जो कुछ भाजपा ने कहा वो ठगा। उन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे 15 लाख रुपया हर के बैंक खाता में, वो झूठी बात थी और उन्होंने कहा जुमला था। ऐसा लगता है कि पार्टी जो है इस चुनाव में सीपीएम है या पूरा लेफ्ट फ्रंट जो है इस बार रिवाइव कर सकता है। रिवाइव नहीं बल्कि बहुत ही स्ट्रांग, और हमको तो लगता है कि इतना हमें सीट मिला है कि सरकार बनाने में वाम दल निर्णायक भूमिका में है। जो भाजपा गठबंधन है उसको पराजित करने के लिए, और ये जो गठबंधन है अवसरवादी गठबंधन, कांग्रेस, राजद, जदयू, ये जातिवादी गठबंधन है, सत्ता लोलुप लोगों का गठबंधन है, इनको भी बिहार की जनता रिजेक्ट करेगी। सहरसा की मत्स्यगंधा झील अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही है। करीब 2 दशक पहले 1996 में करोड़ों की लागत से बनी इस झील में अब बस खरपतवार ही नजर आती है। झील की बर्बादी के लिए स्थानीय लोग प्रशासन की उपेक्षा को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन झील में कचरा डालते वक्त स्थानीय लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। मत्स्यगंधा की बदहाली इस बार चुनावी मुद्दा है। चारों ओर दूर तक फैले इस खरपतवार को देखकर शायद ही लगे कि यह सहरसा की मत्स्यगंधा झील है। वही मत्स्यगंधा जहां कभी लोग सुबह की सैर के लिए आते थे। झील में नावें चलती थीं, लोगों की जमघट से ये झील गुलजार रहा करती थी। लेकिन 1996 में करोड़ों की लागत से बनी मत्स्यगंधा बेनूर हो गई है। न तो अब लोग यहाँ आते हैं और न ही झील में नौकायन होता है। इसकी रौनक अब तो बस एक याद बनकर रह गई है। घूमने के लिए आए थे, सोचे यहाँ मत्स्यगंधा बहुत अच्छा जगह है घूमने वाला। यहाँ आने के बाद तो देख रहे हैं कुछ भी घूमने वाला नहीं है, तो पूरा खंडर बन गया है। झील की बर्बादी के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। शासन प्रशासन सरकार जितने भी आए, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सबने सहरसा के लोगों को ठगा है। हालांकि मत्स्यगंधा की बदहाली के लिए यहाँ के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। झील में कचरा फेंकते वक्त इस शख्स की ये तस्वीर इस बात को बखूबी बयां करती है। झील की उपेक्षा के लिए जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए दोषी हम लोग हैं, जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए शहर कैसे विकास करे, कैसे आंध्रा से मछली नहीं है हम यहाँ पे उसका उत्पादन करें। इस बार सहरसा में मत्स्यगंधा झील की बदहाली भी एक बड़ा मुद्दा है। क्षेत्रवासी चाहते हैं कि इसकी रौनक भरे दिन फिर से लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बिहार चुनाव में कुछ अजब गजब प्रचार के साथ। नमस्कार। प्रचार का ये अंदाज कुछ हटके है। ये साहब हैं राघोपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र यादव। प्रचार के लिए भैंस की सवारी इनकी पसंद है। बुधवार को जब भैंस पर सवार होकर ये नामांकन पत्र भरने पहुंचे तो ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। और हम प्योर यादव हैं, गुण पॉइंट यादव हैं और यादव के हित के लिए लड़ रहे हैं और पूरे हाजीपुर के पूरे यादव लोग हमारे साथ हैं। एक और सुभाष जी भैंस पर प्रचार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर तांगे पर प्रचार की तस्वीर भी सामने आई। ये नजारा भी राघोपुर का ही है, जहां तांगे पर सवार होकर प्रत्याशी नामांकन भरने पहुंचे। कहते हैं राजनीति में सब जायज है। अब प्रचार घोड़ा गाड़ी से हो या फिर भैंस की सवारी से, तस्वीरें वाकई में दिलचस्प हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।